आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946 and adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना. Okay, let's see the preamble of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए. इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 49 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. So far, preamble has been amended only once in the year 1976 through 42nd Amendment. अभी तक सिर्फ एक बार ही प्रियम्बल में यानी हमारे भारत की प्रस्तावना में संशोधन लाया गया है, जो कि 1976 में 42वें संशोधन में हुआ था. The 42nd Amendment added 3 new words to preamble. वो क्या थे देख लेते हैं. सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. Okay, let's see the components of the preamble. The people of India are the source of the Constitution. The preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ये तो हमने अभी देखा. The preamble specifies the objective of the constitution. वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं देखते हैं. Justice, liberty, equality and fraternity. आइए अब जान लेते हैं sovereign का मतलब क्या है, यानी संप्रभुता का मतलब क्या है. Sovereign means independent authority of the state. This is the absolute and supreme power. This means that India has the power to legislate on any subject. India is not subject to the control of any external authority. India is neither dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. तो भारत एक संप्रभु राज्य है, इसका मतलब भारत एक सर्वोच्च शक्ति है खुद में. वो खुद अपने लिए कानून बना सकता है, उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है. ना ही भारत किसी का डोमिनियन है और ना ही वो किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है. आइए देखते हैं रिपब्लिक. Republic means the head of the state is elected. India has an elected president at the head for a fixed term of 5 years. पर यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी होगी कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना. उसको हम प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे. आइए जान लेते हैं सोशलिस्ट. दिस इज एडेड थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ये तो हमने अभी भी पढ़ा. The word socialism means placing means of production and distribution in the hands of public control. तो समाजवादी जो विचारधारा है उसका मानना ये है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका वितरण पब्लिक कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि प्राइवेट हाथों में. सोशलिज्म ऑल्सो मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. समाजवाद इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि समाज में इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताएं खत्म हों. इन इंडिया दिस इज़ द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. तो हम जानते ही हैं कि हमारे भारत में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, इसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. द सोशलिज्म स्ट्राइव्स टू एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो जितनी भी असमानताएं उनको समाप्त करने के लिए ही समाजवाद जन्मा है. Okay, let's see secular. This term was added through the 42nd Amendment in year 1976. अभी हमने देखा. इसका मतलब क्या है. This means the state has no official religion. यानी भारत का कोई रिलीजन नहीं है. सारे रिलीजन्स को यहाँ पर
एक नज़र से देखा जाता है। ऑल रिलीजन्स इन द कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। अगला शब्द डेमोक्रेटिक। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। द पीपल ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इन इंडिया इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम जानते हैं भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हमें कौन रिप्रेजेंट करता है आप जानते हैं, हमारे क्षेत्र के MP, MLA, ये सब। वन मैन वन वोट इज़ द कॉन्सेप्ट इन डेमोक्रेसी, यानी एक आदमी एक वोट लोकतंत्र में अवधारणा है। जस्टिस। Justice is harmonizing the interest between the individuals and between the individuals and groups and the interest of the community. This is not just confined to the legal justice. न्याय व्यक्तियों और समूह और समुदाय के हित के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह केवल कानूनी न्याय तक ही सीमित नहीं है। Social justice implies that all citizens are treated equally irrespective of their status in society as a result of the accident of birth, race, caste, religion, sex, title. मतलब सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लिंग कोई भी हो। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस। रिच एंड पुअर आर ट्रीटेड अलाइक। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पॉलिटिकल जस्टिस। एवरी सिटीजन इज गिवन इक्वल प्रायोरिटी इन द पॉलिटिकल स्फेयर। Because of this, irrespective of propriety or educational qualification, every citizen is allowed to participate in the political system. हर एक किसी को राजनीतिक व्यवस्था में एंटर होने का बराबर हक है। All citizens have the right to participate in the political process. Articles 325 and 326 provide for the equal rights to all adults to participate in the elections. आइए देख लेते हैं आर्टिकल 325 क्या कहता है। No person to be ineligible for the inclusion in or to claim to be included in a special electoral rolls or grounds of religion, race, caste or sex. And Article 326, election to the House of the People यानी लोक सभा and to the legislative assemblies of states to be on the basis of adult franchisee. हर एक 18 साल से ऊपर व्यक्ति को वोट डालने का समान अधिकार है। लिबर्टी। It is the liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Article 19 guarantees the freedom of speech, expression, etc. And Article 25 to 28, right to religion of the Constitution, the freedom of religion including the belief, faith and worship. ये हम फंडामेंटल राइट्स जब आएंगे तब और डिटेल्स में देखेंगे इन्हें। इक्वालिटी। All citizens are equal before the law and enjoy equal protection of the law of the land. यानी सभी नागरिक हमारे इस कानून व्यवस्था में समान हैं। नोट। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोरोड फ्रॉम यूके। तो ये जो इक्वालिटी है ये यूके से लिया गया है ये शब्द। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बोरोड फ्रॉम USA। हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल बाय लॉ। देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इन मैटर्स रिलेटेड टू एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी हम जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उन क्षेत्रों में भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। फ्रेटर्निटी। दिस मीन्स प्रमोटिंग ब्रदरहुड अमंग ऑल द सिटीजन्स, यानी जितने भी नागरिक हैं उनमें भाईचारा की भावना को पैदा करना। सिंगल सिटीजनशिप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रमोटिंग द फ्रेटर्निटी। हमारे भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप रखा गया, आपको पता ही है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाईचारा बना रहे। अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की जगह मल्टीपल सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप कर देते तो ये लोगों को बांटता। द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड ऑल्सो प्रमोट द फ्रेटर्निटी। तो जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है वो भी भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ हार्मोनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इस चीज़ पर बढ़ावा देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वॉज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द इंडिविजुअल्स। तो जीने की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है यहाँ पर। The unity and integrity of the nation is possible through the dignity of the individual. तो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता
निर्भर करती है व्यक्ति विशेष के गौरव पर। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारे मौलिक कर्तव्य makes it the duty of every citizen to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India and promote harmony and brotherhood। तो अनुच्छेद 51A में हमारी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। वो क्या हैं? हर व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए सोवरन, बी सोशलिस्ट, सी डेमोक्रेटिक या डी इंडियंस। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी इंडियंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? ए द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। बी सेक्युलर वर्ड वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट। सी द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976। या डी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरेन इंडिया? ए इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। बी इंडिया इज नॉट अ colony of any other country। C India can give any part of its country to any other country। या ऑप्शन डी इंडिया इज obliged to obey the UN in its internal affairs। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के मुंशी वॉज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी, बी प्रीएम्बल कमेटी, सी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या डी नन ऑफ द फॉलोइंग। यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? ए ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट। बी स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। सी वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट या डी नन ऑफ द अबव। यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बी लैक ऑफ इक्वालिटी, सी इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज या डी नन ऑफ द अबव। यह इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए अर्न्स्ट बार्कर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अम्बेडकर या डी नेल्सन मंडेला। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ए अर्न्स्ट बार्कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम? ए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, बी रशियन रिवॉल्यूशन, सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन या डी इटली रिवॉल्यूशन। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया रीड्स दैट इंडिया इज सोवरेन एंड सेक्युलर। बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सी सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक या डी नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Socialist and secular are added in A 42nd amendment, B 44th amendment, C 73rd amendment या D 90th amendment। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 42nd amendment। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।